हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर नंबर आज का ये सेकंड है बच्चों। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम निरंतर आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे ने किस प्रकार से प्रयोग किया। ठीक है, किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया। नियम जो है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, प्रथम और द्वितीय नियम, आज इसी में सीख जाओगे। लेकिन लिखने का जो तरीका है बच्चों वो अगले लेक्चर में सीखोगे, क्योंकि आज हम यहां पर फैराडे का प्रयोग और इसके व्याख्या पर हम पूरा चर्चा करेंगे। पूरा व्याख्या किस प्रकार से फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित अपने प्रयोग किए। सबसे पहले तो हम बेसिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि जैसे आप लोगों को पता है कि एक हमारे पास चालक तार है और चालक तार पर धारा बहा दी जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। यानी किसी भी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। इसको सन 1820 में ऑरस्टेड साहब थे जिन्होंने अपने प्रयोग में बताया। ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि भाई साहब हमारे पास एक चालक तार है, एक चालक तार है और इसमें धारा बहा दी जाए तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। इसके बाद इसके दिशा के लिए एम्पियर का नियम आया, दाएं हाथ का नियम आया, स्क्रू का नियम आया। इसके आधार पर इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त की गई। तो इतना तो पता हो गया कि एक चालक तार है जिसमें धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अब फैराडे साहब बोले, अरे यार क्या बात है कि जब हम धारा से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर सकते हैं, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा जनरेट नहीं हो पाएगा। देखो थोड़ा सा दिमाग समझो। इसीलिए तो कहते हैं हर एक सिद्धांत, हर एक खोज आगे के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे घर कोई बनाना शुरू किया, यदि उन्होंने नींव तैयार कर दी तो दूसरा मिस्त्री आएगा, उसे बनाना आसान हो जाएगा। घर में छत में चढ़ना, सीढ़ियां बना है बच्चों, तो अगला फ्लोर घर का बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऑरस्टेड साहब ने बताया कि हमारे पास एक चालक तार है, धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। इसी चीज को फैराडे ने कहा, चलो भाई ऑरस्टेड साहब ने 1820 में तो बता दिया, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा जनरेट नहीं हो सकता। और इसी के लिए इन्होंने कई वर्षों तक, जैसे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र तो एक चुंबक ले लिया और धारा कुंडली में बहाना चाहा तो एक कुंडली ले लिया। तो चुंबक और कुंडली के बीच, मतलब उन्होंने एक चुंबक ले ली और एक कुंडली ले ली। कुंडली कुछ इस प्रकार से है ना, यदि आपको समझ में तो फिर कुछ इस प्रकार से आप कुंडली बना सकते हैं। ठीक है, ये कुंडली है। चुंबक और कुंडली, इसके बीच लगभग कई वर्षों तक इन्होंने अथक प्रयास किया और सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने प्रयोगशाला में कुंडली को फेंका। पहले कुंडली को फेंक दिया कि चल भैया कोई मतलब का नहीं है, और कुंडली में धारा मापी लगाई था, है ना, थोड़ा सा कि पता करने के लिए भाई धारा बहेगा तो पता चलेगा धारा मापी की सहायता से। तो फिर उन्होंने थक हार करके कि भैया अब ये हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ो यार, धारा से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता लेकिन चुंबक से या चुंबकीय क्षेत्र से धारा जनरेट नहीं हो सकता। तो उन्होंने थक हार करके चुंबक को कुंडली के बीच में फेंक दिया। यहां पर N और S चुंबक है, और जैसे कुंडली के बीच में फेंका तो भाई उन्होंने देखा कि यार इसमें जो आपका धारा मापी लगा इसमें कुछ विक्षेप हुआ। तब उनके कई सालों का जो प्रयास है वो सफल हो गया कि बोले भैया धारा से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो हमने आज पुष्टि कर ली कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा जनरेट हो जाता है। समझ में आया कुछ। ये जो आपको नियम दिख रहा है, ये प्रयोग दिख रहा है, इसको भी आपको लिखना है, बिल्कुल निश्चिंत रहे। इसको डायग्राम के माध्यम से आप समझोगे कि ये जो फैराडे साहब थे ना, ये बहुत ही शातिर थे। ये बिल्कुल ऑरस्टेड साहब का नकल करके, भैया तुमने कहा कि धारा बहाने से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है तो मैं अब चुंबक से ही
धारा जनरेट करूंगा। तो कई वर्षों तक इन्होंने लगातार प्रयास किया, लगातार कई वर्षों तक प्रयास किया। तब उन्होंने देखा कि वास्तविक रूप से हाँ यार भाई, कुंडली के पास चुंबक को लाने ले जाने से, क्योंकि भाई कुंडली उन्होंने फेंक दी अपनी प्रयोगशाला में, और जब कुंडली उन्होंने फेंक दी और उसके ऊपर एक चुंबक डाल दिया कि भैया ले, पहले कुंडली फेंका, भैया अब नहीं करना है, कुंडली फेंको, इसके बाद चुंबक भी फेंक दिया, बोले अब करना नहीं। और जैसे ही कुंडली के बीच में चुंबक गया तो लगे धारा मापी की सहायता से कुछ विक्षेप देखा और उन्होंने पता किया कि हाँ भाई, ये है आपका धारा बन गया चुंबकीय क्षेत्र से। और उन्होंने फिर अपने प्रयोग में अपना पूरा वर्णन किया। ठीक, तो ये मेन रूप से बेसिक पृष्ठभूमि है, कहां से जनरेट होता है। अच्छा, ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं? मान लीजिए एक तार है, बंद लूप है, और उसके बीच हमने चुंबक को ले गया। तो जैसे ही चुंबक को ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, धारा बहने लगती है, अल्प मात्रा में प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा बहने लगती है, और जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी परिघटना को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी विद्युत का उत्पादन हुआ चुंबक के प्रेरण से। शब्द देखो ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कितना बढ़िया शब्द है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण शब्द का अर्थ देखो, विद्युत उत्पन्न हुआ चुंबक के प्रेरण से, इसीलिए नाम पड़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कहा यह गया कि एक हमारे पास कुंडली है, क्या बच्चों, कुंडली है, मान के चलते हैं कुंडली है, और इसमें आप बना सकते हो ये कुंडली है, और कुंडली के पास एक चुंबक या क्षण चुंबक को पास मिलाया या इसके दूर ले गया, तो देखा कि इसमें कुछ मात्रा में धारा, ये विक्षेप के लिए धारा मापी लगा है, इसमें विक्षेप हो रहा है। तो चुंबक के प्रभाव से धारा उत्पन्न की गई, इसीलिए बोलते हैं विद्युत उत्पन्न हुआ चुंबक के प्रेरण से, प्रभाव से विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब ये परिघटना जो है वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब परिभाषा तो लिखनी पड़ेगी ना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या है। बोले सर आप नहीं लिखाओगे तो कैसे लिखेंगे? तो ये रहा है आपका परिभाषा कि जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। जिस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस परिघटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब हमारे पास एक कुंडली है, और कुंडली है उसमें यदि चुंबक के साथ आपेक्षिक गति कराई जाए, चुंबक को पास लाया जाए या चुंबक को दूर ले जाया जाए, तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जिस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा बहती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब एक विद्युत वाहक बल होगा जिस कारण धारा बह रहा होगा बच्चों, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलेंगे, और इस परिघटना को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अब चलिए थोड़ा सा प्रयोग पर चलते हैं बच्चों। जैसा कि इन्होंने अपने प्रयोग पर, मतलब एक नियम ही कहा गया, लेकिन नियम नहीं है, इनका प्रयोग है, इसलिए भाई प्रयोग हम पहला प्रयोग देखेंगे। ये प्रयोग इसीलिए यहां पर लिखा गया कि बच्चों इन्होंने क्या किया कि अब भैया ये तो पता चला कि कुंडली के पास चुंबक लाने ले जाने से कुछ ना कुछ विक्षेप होता है, तो बोले भैया क्यों ना हम इसमें धारा की प्रबलता की यहाँ पर परीक्षण करें कि धारा कितना बह रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने एक कुंडली बना ली। कुंडली कैसे बनाएंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका कुंडली है, पहले आप लोग इसको ऐसा खींचोगे, ठीक है, और इसमें एक लपेटा है, दूसरा लपेटा लगाओ। लपेटा मतलब जानते हो, ये दूसरा लपेटा हो गया, और इसके बीच, इस कुंडली के बीच धारा मापी जोड़ दी जाती है। ये धारा मापी का संकेत, ठीक। अब इस धारा मापी में कुंडली जुड़ा है, ये जी, और इसके पास हम छड़ चुंबक लाना चाहते हैं। एन ध्रुव लाएंगे, सबको पता है, पहले एन ध्रुव लाते हैं। एन ध्रुव लाते हैं क्योंकि यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। एस ध्रुव लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करेंगी, कोई बात नहीं। यहां पे एन और यहां पर एस। अब देखो बच्चों, एन ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। सिंपल है, निकलती है कि नहीं निकलती, आप ही बताओ। निकलती है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलना शुरू करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण भाई देखो, जैसे जैसे चुंबक इसके पास आएगा
तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा। दूर रहेगा कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, जैसे से पास आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। अब आप सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स यानी बल रेखा में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण ही तो इसमें प्रेरित धारा बहती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जैसे जैसे चुंबक को कहा गया कि पास लाया जाए, सही है, कि एन ध्रुव को भाई हम इसके पास लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी और धारा तेजी गति से बहेगा। यानी कहने का मतलब जो आपका चुंबक है उसके एन ध्रुव को कुंडली के पास मिलाएं तो कहीं ना कहीं एक निश्चित दिशा में इसमें विक्षेप होना शुरू हो जाएगा और इसमें प्रेरित धारा बहना शुरू हो जाएगा। ये धारा बह रहा है, इस डायरेक्शन पे धारा बहता है, एन ध्रुव को पास ले जाते हैं। अब बोले भैया जब हम पास ला रहे हैं तो भी इसके मतलब एक प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फिर बोले इसको हम थोड़ा सा दूर ले जा रहे हैं, या कि ला करके स्थिर कर दो। अभी तो ये मान लो इस दिशा में डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो ये देखा गया कि जब एन ध्रुव को हम कुंडली के पास लाते तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे धारा बहती है, जिससे कुंडली में विक्षेप होता है। ये पाया गया उन्होंने। और फिर बोला कि हम एक काम करते हैं, दूसरे कंडीशन में उन्होंने कहा कि हम स्थिर कर दिए। स्थिर कर दिए, क्या कर दिए? स्थिर मतलब रोक दिए। जैसे इसमें हमने ये धारा मापी लगाया बच्चों और इसमें हमने स्थिर कर दिया। स्थिर कैसे कर दिया? कि चुंबक को ला करके स्थिर कर दिया, और जब चुंबक को लाकर स्थिर कर दिया तो उन्होंने देखा कि जब ये स्थिर है तो फिर इसमें कोई विक्षेप नहीं, मतलब खत्म कहानी, ये सीधा जीरो पर है। कब? यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं लेकिन बदलाव नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं लेकिन फिक्स है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें कहा ना जैसे जैसे आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें आपेक्षिक गति नहीं, और जब स्थिर हो जाता है तो धारा नहीं बह रहा, मतलब सीधा ये हो गया, धारा बह ही नहीं रहा है, बिल्कुल धारा नहीं बह रहा है। यानी जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास में लाया गया तो देखा गया कि एक निश्चित दिशा में इसमें विक्षेप हो रहा है, मतलब धारा बह रही है। लेकिन बोला गया कि जब इसको स्थिर कर दिया गया तो देखा गया कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। लेकिन फिर बोला गया कि भैया एक बार में थोड़ी ना, फिर से दूर हम ले जाएंगे। क्या करेंगे? दूर हम ले जाएंगे। ये हमारा कुंडली है और इसमें एक धारा मापी लगा दिया जाए, और बोले इस बार कि भाई साहब इस बार हम एन को दूर ले जा रहे हैं, एन ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं। तो भले ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से, लेकिन कमी होगी, और जब कमी होगी तो इसमें धारा की दिशा बदल जाएगी। धारा की दिशा क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी, और विक्षेप कुछ इस प्रकार से होने लगेगा। मतलब जब हमने कुंडली के पास में एन ध्रुव को लाया तो एक निश्चित दिशा में कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा था बच्चों? एक निश्चित दिशा में धारा बह रही थी, और जैसे ही हमने इसको स्थिर करा तो भाई इसमें विक्षेप बंद हो गया, विक्षेप नहीं दिखा। और जैसे ही एन ध्रुव को दूर ले गया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि धारा विपरीत दिशा में, क्योंकि विक्षेप दूसरे दिशा में होने लगा तो धारा विपरीत दिशा में बहने लगा। और ऐसे ही सेम कंडीशन है एन ध्रुव के साथ, जैसा हुआ वैसे एस ध्रुव को पास मिलाएंगे तो सेम कंडीशन है, बस धारा की दिशा बदल जाएगी। यदि बच्चों कहीं ना कहीं एस ध्रुव को लाएंगे तो धारा अभी नीचे की ओर बह रही थी, तो सीधा धारा की दिशा बदलेगी, और कुछ भी नहीं है। किताब में आपके सारे डायग्राम है, देखो जरा यहां पर। चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने पर धारामापी में एक निश्चित दिशा में विक्षेप होता है। चुंबक को रोक दिए तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो पुनः विक्षेप होता है, लेकिन दिशा बदल जाती है। यही प्रयोग हम यदि एस ध्रुव को कुंडली के पास लाएं या दूर ले जाएं तब धारामापी में विक्षेप होगा, किंतु प्रत्येक स्थिति में विक्षेप की दिशा एन ध्रुव से विक्षेप से थोड़ा सा विपरीत होगा। अब हमने कहा कि यदि धीरे धीरे चलाएंगे तो विक्षेप का मान कम होगा, और तेजी से चलाएंगे तो विक्षेप का मान ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि एन ध्रुव को तेजी से हम इसके पास लाएं या एस ध्रुव को तेजी से इसके पास लाएं तो कहीं ना कहीं विक्षेप, यदि तेजी से लाएंगे बच्चों तो विक्षेप तेजी से होगा। मतलब एन ध्रुव को इसको पास मिलाएंगे, तेजी से यदि लाएंगे बच्चों
ठीक है, ये हमारा n ध्रुव है, तेजी से लाएंगे, तो जब तेजी से लाएंगे तो इसमें विक्षेप तेजी से होगा, G में विक्षेप तेजी से होगा, और यदि धीरे गति से लाएंगे तो थोड़ा धीरे गति से होगा। ठीक है, यानी ज्यादा मात्रा में धारा बहेगा, प्रबलता के साथ धारा बहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम प्रबलता से कहीं ना कहीं चुंबक को लाएं तेजी गति से तो विक्षेप ज्यादा होगा, और यदि धीरे गति से लाएंगे तो विक्षेप कम होगा। चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चलाया जाए तो भी धारामापी विक्षेप होगा, मतलब उनके बीच आपेक्षिक गति हो, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब मात्र चुंबक ही गति करोगे तभी होगा, नहीं, आप चुंबक को या कि आप चुंबक के अलावा बच्चों आप कुंडली को, दो में से किसी को भी गति कराओगे तो कहीं ना कहीं विक्षेप होगा और धारा बहेगी। यदि चुंबक कमजोर है तो विक्षेप कम होगा, किंतु यदि चुंबक शक्तिशाली है तो विक्षेप अधिक होगा। यह उनका सारा प्रयोग है, उनका पूरा निर्णय है भाई साहब, ये सारा उनका प्रयोग है जिसे हम लोगों को समझना चाहिए। तो ये पहला प्रयोग था, उन्होंने 2-3 प्रयोग किया, एक प्रयोग मैं और समझा रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। इन चीजों को एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन भाई आपके कंसेप्ट को क्लियर करना हमारा काम है। अब कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर बोर्ड में पढ़ाओ, बच्चों थोड़ा सा मैं क्या बताऊं कि इस स्थिति में मैं कितना परेशान हूं प्रेजेंट टाइम में, और लेकिन फिर भी वीडियोस दे रहा हूं। मेरी पूरी स्ट्रेटजी थी कि अब तक में तो शायद डिजिटल बोर्ड भी आ गया होता, लेकिन बहुत विषम परिस्थिति में हूँ कि डिजिटल बोर्ड लेना भी है, क्या करना है, इसलिए थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए अभी मैं कॉपी पेन पे ही पढ़ाता हूँ। जैसे ये बनाया गया कि मान लो एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है मान के चलता हूँ, और इस बेलन में क्या किया गया, तांबे के तार को लपेटा गया। मान लो ये तांबे के तार से लेस है, ठीक है, तांबे की तार इसमें लपेटी गई, ठीक है, ये हमारे पास एक कुंडली बन गया, सीधा फंडा। अभी आप एक कुंडली बना ली और इसमें कहा गया कि एक बैटरी जोड़ दिया गया, धारा नियंत्रक लगा दिया गया, और एक बैटरी जोड़ करके इसको इसमें कनेक्ट कर दिया जाए, कुंजी लगा दिया गया, ठीक। और फिर बोला गया कि एक बड़ा सा हम यहाँ पर बनाते हैं, एक बड़ा सा ये दूसरी कुंडली बनाते हैं, ये ड्रम हो गया है ना, और बोला गया भैया इसमें भी फेरे हैं, ठीक है, ये, और फिर बोला ये गया कि इसमें धारा बहा दी गई, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए बैटरी है, प्लस माइनस है, इसमें धारा बहा है, जैसे इसमें धारा बहा है चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसके अंदर इसको डाल दिया गया। जब इसके अंदर डाला गया तो देखा गया इसमें एक मान लो 2 चालक तार है जिसकी सहायता से यहाँ पर एक धारा मापी लगा दी गई। तो ये देखा गया कि जैसे ही इसमें धारा बहाकर इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है तो इसमें धारा बहती है, इस कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र जब इसके चार हो जाता है तो इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, इस कारण से इसमें क्या होता है बच्चों, कुंडली में विक्षेप होता है। कहने का मतलब इससे ये निष्कर्ष निकला कि एक चालक तार में धारा बहाएंगे उससे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, और उसी के प्रेरण से हम एक अन्य कुंडली पर भी हम धारा प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, कि कहने का मतलब एक कुंडली बना दी गई, कुंडली में हमने धारा बहाई, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, इसे इसके अंदर हमने डाल दिया, इसके कारण इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। इसी सिद्धांत पर भी तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। प्राथमिक कुंडली में धारा बहाई जाती है, प्रेरण की क्रिया से द्वितीय कुंडली में भाई यदि फेरों की संख्या अधिक हो गई तो फिर फेरों की संख्या अधिक होने से धारा अधिक बहेगा, फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में कम हो गई तो भाई धारा कम बहेगा, क्योंकि भाई उस पर जो फेरों की संख्या होती है उससे क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कम होता है। यदि फेरों की संख्या कम है, चुंबकीय फ्लक्स में कम परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में कम परिवर्तन, तो कहीं ना कहीं उस पर धारा कम बहती है। तो इसी सिद्धांत पर फिर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को हम समझते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गया उनका प्रयोग। ऐसे उन्होंने एक और प्रयोग किया था कि मतलब एक ही मान लीजिए राड है, उसमें 2 कुंडली लगा दी, एक कुंडली में धारा बहाई और एक कुंडली में देखा कि भाई विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो ये चीजें उन्होंने अपने प्रयोग में बताया जिसे आप लोगों को समझना चाहिए, जरूरी है, फैराडे की व्याख्या वगैरह। और इसके बाद हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम समझाएंगे अगले लेक्चर में, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। हम छोटे छोटे टॉपिक भी क्लियर करते चलते हैं ताकि किसी प्रकार से 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे भूल ना हो पाए, आपसे छूट ना पाए और आप विधिवत तैयारी कर सकें। हमारा बोर्ड एग्जाम को टारगेट में बच्चों की बेहतर रूप से बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आए, इसलिए हम आपके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और 5 चैप्टर हमने करा दिए, 6ठा चैप्टर चल रहा है। इतना आप तैयार कर लिए, त्रैमासिक के लिए काफी है। ओके, और यदि आपको नोट्स लेना बच्चों तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49। नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।